सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन, भारत माता को नमन, उन सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर करके, अपने परिवार का न्यौछावर करके हमें आज़ाद भारत दिया, जिसमें हम खुली सांस ले रहे हैं। सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनकी पहल है, एक पहल इंडिया, वो भी एक देशभक्ति से जुड़ी हुई चीज ही है। इसलिए मैं अपनी शुरुआत कुछ भावनात्मक मुद्दों को लेकर करना चाहूँगा, देशभक्ति से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर करना चाहूँगा। यदि हम जिस घर में रह रहे हैं और उस घर के दोनों तरफ के पड़ोसी हमें परेशान करें, बात बात में तंग करें, तो हमें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, हमें दुख होगा, हमारी अंतरात्मा में बहुत विरोध होगा। तो क्या वैसी ही स्थिति हमारे देश की नहीं है इस समय? हमारे देश के भी एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, दोनों के साथ हमारे सीमा विवाद, संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है। क्या आप लोग सभी लगभग 20-21 साल के होंगे? क्या आपने उसी दृष्टि से इस बात को कभी सोचा है जीवन में, जिस दृष्टि से हम अपने घर के बारे में सोच रहे थे कि दोनों तरफ अपना घर ऐसी स्थिति में हो कि जिससे में दोनों तरफ के पड़ोसी परेशान कर रहे हो? उस भावना के साथ क्या इस मुद्दे को आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। तो हमें उसी देशभक्ति के साथ, उसी अंतरात्मा की भावना के साथ इन सब चीजों को सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? मैं आप लोगों को ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश की रक्षा करना हमारी सेना का काम है, और हमारे जो सैनिक हैं वो सीमा पर अपने प्राणों का न्यौछावर करते हुए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो सिविल नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, उनका भी कुछ तो दायित्व होगा। क्या दायित्व है? आप इस क्लास में बैठे हैं और किस चीज के लिए बैठे हो? क्यों पढ़ रहे हो? या तो आरएएस की तैयारी कर रहे होंगे या आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे। और दोनों ही सेवाओं का देश को विकसित करने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश की रक्षा नहीं तो देश को सशक्त बनाने में उतना ही योगदान है जितना हमारी सेना का है। हम सैन्य रूप से तभी सशक्त होंगे जब हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, और जब हम आर्थिक रूप से तभी सशक्त होंगे जब हमारा प्रशासन एक अच्छा होगा। हमारी जो प्रशासन की जो बुराइयां हैं, हमारे जो प्रशासन के दोष हैं, वो हम दूर कर पाएंगे। और जब कब दूर हो पाएंगे? जब खुद बनने वाले अच्छे होंगे, प्रशासन में जाने वाले लोग अच्छे होंगे। आज की स्थिति क्या है? हमारे प्रशासन की सबसे बड़ी बुराई क्या है? करप्शन, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भेदभाव, भाई भतीजावाद, ऐसा प्रशासन है हमारा। वो कब सुधरेगा? जब हम जाने वाले लोग सुधरेंगे, अच्छे लोगों का चयन होगा, जो वास्तव में किताबों में न पढ़ के अपने जीवन में नैतिक विचारधारा अपनाएंगे। प्रशासनिक एथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र अपने सिलेबस में है ना? आरएएस में भी है, आईएएस में भी है, खूब पढ़ते भी हैं। 50 शब्द में भी रट के जाते हैं, 20 शब्द में भी रट के जाते हैं, 100 शब्द में भी रट के जाते हैं। इंटरव्यू में कोई ऐसा प्रश्न पूछते तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और बनने के बाद क्या करते हैं? क्या वास्तव में उन अवधारणाओं को जीवन में अपनाते हैं? नहीं अपनाते हैं। इसलिए मेरा आपसे शुरुआत में ही यही भावनात्मक मुद्दा है कि हम जिस मंच के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिस इस पहल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कम से कम इस पहल के माध्यम से अगर हमें सफलता मिलती है, हम आरएएस और आईएएस बनने में सफल होते हैं, तो कम से कम अपनी अंतरात्मा में ये भावना लेकर जरूर जिए कि हम जिस पहल से, जिस अच्छी पहल से सेलेक्ट हुए, तो अब हमारा भी ये दायित्व है कि हम खुद अच्छे बने रहें,
दूसरों को सुधारने की कोशिश करने की बजाय अपन खुद सुधरेंगे ना, हम खुद ही सुधर जाएं। एक आदमी इंडिविजुअल अगर खुद सुधर जाए तो धीरे धीरे उसके साथ दूसरे भी लोग लगेंगे। तो ऐसे ही एक के साथ एक मिलके 11 लोग होंगे और प्रशासन को अच्छे बनाने वाले लोगों की संख्या और उनकी जो तादाद है आनुपातिक रूप से बढ़ने लगेगी, जो कि अभी घट रही है, बहुत कम हो रही है। बहुत चंद लोग हैं जो कि इन चीज़ों को लागू करते हैं सेलेक्ट होने के बाद में अपने जीवन में। बाकी तो क्या होता है, नहीं तो भ्रष्टाचार का जो स्कोर है वो इतना बढ़ता ही नहीं वास्तव में लागू करते तो मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन ये है कि अपने देश के बारे में सोचें, अपने प्रशासन के बारे में सोचें, एक अच्छी सोच के साथ तैयारी करें ताकि हमारा समाज सुधर सके, अपना देश सुधर सके, प्रशासनिक जो बुराइयां हैं उनको हम दूर कर सकें और एक देश को अच्छी दिशा दे सके, राज्य को एक अच्छी दिशा दे सके। तो अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की जिसमें अपन तैयारी कर रहे हैं। मेरा जो फोकस है वो आज आरएस ओरिएंटेड रहेगा, फिर कभी मौका मिलेगा आगे तो अपन आईएएस में भी एक क्लास लेंगे। कोई सब्जेक्टिव क्लास लेने में आज नहीं आया हूँ, मैं आपको बेसिक चीज़ें ही समझाने आया हूँ। आप मेरे परिचय से तो वाकिफ होंगे, सर ने दे दिया होगा। मेरा नाम रमेश चंद मीना है और मैं वर्तमान में उद्योग विभाग में उपनिदेशक पद पर कार्यरत हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत छोटे से गांव से और गरीब परिवार से हूँ, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस अंतरात्मा के साथ जो बात मैं कह रहा हूँ उनको मैं फॉलो करता हूँ अपने जीवन में। नैतिक भ्रष्टाचार रहित मुक्त जीवन जीता हूँ। दो 2007 से मैंने आरएस की तैयारी करना शुरू किया था। 7 में मैंने साक्षात्कार दिया, 8 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 10 में फिर साक्षात्कार दिया लेकिन चयन नहीं हुआ। 2012 में मुझे राजस्थान की स्टेट सर्विस उद्योग सेवा मिली। आप जानते हो ना, उद्योग सेवा का नाम तो सुना है आपने। आरएस की तैयारी करने वाले तो जानते होंगे, आईएएस की तैयारी करने वाले तो कम जानते होंगे क्योंकि उद्योग सेवा इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो अर्थव्यवस्था किससे बढ़ती है? उद्योग क्षेत्र से ही बढ़ती है। उद्योग के 2 सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, दोनों उद्योग में ही आता है। एमएसएमईज है जिनसे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रोजगार मिलता है लोगों को, उस सेवा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। 2012 तक पुराना पैटर्न था आरएस में। 2012 के बाद आप सबको पता है कि आरएस में पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद भी मैंने कोशिश की नए पैटर्न में भी, क्योंकि पुराने पैटर्न से नए पैटर्न में मूव करना बहुत कठिन था। नया पैटर्न का सिलेबस अलग था, पुराने पैटर्न का सिलेबस अलग था। 13 में कोशिश की लेकिन 13 में बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाए और आरएस में सेलेक्ट हो चुके थे, इसलिए टाइम भी कम मिलता था। तो 13 में मेरा फिर इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। फिर 16 में मुझे राजस्थान ग्रामीण सेवा मिली लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। 2018 में मुझे राजस्थान लेखा सेवा मिली, मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन 6-7 महीने नौकरी करने के बाद मैं वापस उद्योग सेवा में आ गया। तो इस तरीके से लगभग मैं अब तक 5 बार आरएस का इंटरव्यू देके और 3 बार फाइनली सेलेक्ट हो चुका हूँ, राजस्थान उद्योग सेवा में, राजस्थान ग्रामीण सेवा में और राजस्थान लेखा सेवा में। और 2021 में भी मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा है। अब देखते हैं आगे कितनी सफलता मिलती है। इसी तरह आईएएस में 2015 में मैंने मेंस दिया, 2016 में मेंस दिया, 2019 में मेंस दिया और 20 में मेंस दिया, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल कभी नहीं हुआ। तो 4 बार मुझे आईएएस मेंस लिखने का और 5 बार आरएस इंटरव्यू देने का अनुभव है। इसमें 3 बार सेलेक्ट हुआ हूँ। शैक्षिक बैकग्राउंड देखिए तो ग्रेजुएशन में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर रहा है। इतिहास से एमए, नेट और जीआरएफ हूँ। तो आज अपन बात करते हैं आरएस की परीक्षा की, क्योंकि कोई भी जो लक्ष्य अपन डिसाइड करते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि हम उस लक्ष्य को अच्छी तरह से समझें। ये नहीं है कि अपन चलते ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दें या अंधाधुंध पढ़ने लग जाए, कुछ भी पढ़ने लग जाए। तो सबसे पहले अपन को लक्ष्य को समझना चाहिए कि ये लक्ष्य क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसकी परीक्षा का पैटर्न क्या है, कितने प्रश्न पत्र हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं, कितना टाइम मिलता है और क्या क्या चुनौतियां हैं और किस पेपर में किस तरीके की स्ट्रेटजी अपन बना सकते हैं।
तो पहले लक्ष्य को समझें, फिर उस लक्ष्य के बारे में अपने आप को एकाग्र करें, उसके प्रति अपन समर्पित रहें, दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करें और जो भी अपन रणनीति बनाएं उसको सही तरीके से क्रियान्वित करें। तो इसके अलावा सफलता का और कोई सूत्र नहीं है। जो भी अब तक आपको जिन लोगों ने भी बताया होगा उनमें यही बात बताई होगी कि आप पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझें। तो क्या आप सबने आरएस का सिलेबस अच्छी तरह पढ़ रखा है? अच्छा, आईएएस का बैच है तो हाँ, तो दोनों हैं। तो आज अपन आरएस ओरिएंटेड ही चलेंगे। उसके बाद अब कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो अपन आईएएस ओरिएंटेड भी करेंगे चीज़ों को। आज कोई सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं। परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा के सिलेबस, पढ़ने की स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, लेखन शैली, इन सब चीज़ों पे अपन बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे अपन। बोर्ड वगैरह है आपके पास? तो मैं वापस कहता हूं कि जिन अपन प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं वो सर्वोच्च स्तर की प्रशासनिक सेवाएं हैं, जिनके लिए केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है, उनके लिए एक सुव्यवस्थित रणनीति के साथ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन परीक्षाओं में केवल ऑब्जेक्टिव परीक्षण नहीं होता है, इनमें वर्णनात्मक परीक्षण और मौखिक परीक्षण, जिसको अपन साक्षात्कार बोलते हैं, दोनों होता है। तो इस तरीके से ये स्टेज वाइज परीक्षाएं हैं। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिनमें केवल ऑब्जेक्टिव पेपर देके अपन पास हो जाते हैं, लेकिन ये एक लंबी श्रृंखला है और डाइवर्सिफाई चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, मेंस में फिर वर्णनात्मक है और साक्षात्कार में आपको हूबहू सामने बैठा कर पूछा जाता है, बता भाई। तो इस तरीके से अलग अलग डाइवर्सिफाई चीज़ें हैं जिनको अपन समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ अपन को किस चीज़ पे फोकस करना है और तीनों को साथ लेके कैसे चलें अपन, इन सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे, ये नहीं चल रहा आपका यार, आवाज़ आ रही है? सर कैमरे के लिए, इसमें कैमरे की आवाज़ रिकॉर्ड होगी इसलिए लगा। तो यहाँ नहीं आएगी, बोर्ड पे बोलेंगे तब नहीं आएगी। फिर कैसे पढ़ाएंगे? ये चालू नहीं है। चलो इसे इधर घुमा। तो इस परीक्षा के 3 चरण हैं। जिनसे आप सब वाकिफ होंगे वैसे तो। इसको चालू कराओ ना फिर। नहीं, कैमरा तो होता है लेकिन बैठे हुए बच्चे कैसे सुनेंगे भाई? चीजें तो बोर्ड पे ही समझ में आएगी ना, ऐसे मौखिक थोड़ी समझ में आएगी। चलो मैं लिख के बोल देता हूं उधर जाके। तो परीक्षा के 3 चरण हैं जो कि आप सब जानते हैं। इतने तो आप सब वाकिफ हैं ही हैं कि परीक्षा 3 स्टेज में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब जानते हो क्या होता है? वस्तुनिष्ठता क्या होती है? एथिक्स के पेपर में 20 शब्द में भी आ सकता है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? एक प्रशासनिक गुण है ये वस्तुनिष्ठता। कैसे परिभाषित करेंगे वस्तुनिष्ठता को? कि कुछ तथ्य दिए गए हों, कुछ आंकड़े दिए गए हों, उनका हम विश्लेषण करें, उनका हम अध्ययन करें और उसके पश्चात हम एक स्पेसिफिक निष्कर्ष पर पहुंच जाए।
उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो इन प्रश्नों में भी तो ऐसा ही होता है, हमें 4 विकल्प दिए जाते हैं जो कि तथ्य हो गए या आंकड़े समझ लो, उनका हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद उनका विश्लेषण करते हैं और फाइनल सही उत्तर पर पहुंचते हैं, यानी एग्जैक्ट निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। इसलिए हम इसको वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं। कैसी परीक्षा है ये? वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है इसमें, जिसमें केवल तथ्यों पर जोर दिया जाता है। किन पर दिया जाता है? तथ्यों का बाहुल्य होता है इसमें। इस परीक्षा में बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे 150 प्रश्न है, उनमें ज्यादातर तथ्य ही आते हैं, फैक्ट्स ही आते हैं, आप सब जानते हैं। ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। कैसी परीक्षा है? स्क्रीनिंग का मतलब जानते हो? छटनी। छटनी की परीक्षा है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, उसमें से कुछ लोगों को छांट लें ताकि आगे की स्टेज पे ज्यादा भीड़ नहीं रहे। कुछ योग्य लोगों का, कुछ इस प्रकार के एप्टीट्यूड रखने वालों का, कुछ इस प्रकार की प्रशासनिक अभिरुचि रखने वालों का ही आगे संघर्ष हो। इसलिए ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। कैसी परीक्षा है? स्क्रीनिंग परीक्षा। कितने प्रश्न आते हैं इसमें?